नमस्कार, सुप्रभात। सुबह की अनुपम बेला, ये आपका और हमारा अनूठा साथ और इसे खूबसूरत बनाता हुआ हमारा बेहद ही दिलचस्प कार्यक्रम बिहार बिहान लेकर मैं हूं आपके साथ अनामिका। आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। कार्यक्रम का आगाज़ मैं इस सुंदर से विचार के साथ करना चाहूँगी कि ऊंचाइयों तक पहुंचने की ख्वाहिश ज़रूर रखें। ऊंचा उड़ने में कोई बुराई नहीं, पर उतना ही जहां से ज़मीन साफ दिखाई देती हो। कितनी गहरी बात है कि हमें अपने ज़मीन से, अपने जड़ों से जुड़े रहना चाहिए। दर्शकों, किसी भी चीज़ का ज़रूरत से ज़्यादा होना हमारे अंदर अहंकार को जन्म देता है और अहंकार हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। जहाँ अहंकार है वहाँ हम अपने अंदर के गुणों को, अपने अंदर की अच्छाइयों को, अपने संस्कार को खो देते हैं और दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार भी कभी कभी बदल जाता है। इसीलिए जीवन में स्वाभिमानी बनिए, लेकिन कभी अभिमानी नहीं, क्योंकि आपका अभिमान आपकी समझ को, आपकी सोच को छोटा बना देता है और आपका स्वाभिमान आपको महान बनाता है। दर्शकों, हमारे पास जितना ज्ञान है, जितनी समझ है, जितना बल है, जितना सामर्थ्य है, उतना काफ़ी है। हम उसे मन से स्वीकार करें, कामयाब भी बने, लेकिन कामयाबी को कभी खुद पर हावी मत होने दें और दूसरों के लिए हमेशा परोपकारी रहें, अहंकारी नहीं। तो इन्हीं अच्छाइयों के साथ जीवन में इन बातों को उतारते हैं और शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम और आपको दिखाते हैं पहला सेगमेंट अनमोल वचन, जिसमें हम महापुरुषों की कही बातें, प्रेरणात्मक बातें आपसे साझा करते हैं। तो आइए एक नज़र डालते हैं, देखते हैं क्या है आज का अनमोल वचन। अब बढ़ते हैं उस सेगमेंट की ओर जिसका आप सभी को इंतज़ार है। दर्शकों, कहते हैं नेचर इज़ अ ब्यूटिफुल गिफ्ट ऑफ गॉड, और इस अनमोल, इस नायाब तोहफे को आने वाले समय के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखना, कंजर्व करके रखना, ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि प्रकृति है तो हम हैं। आज के कार्यक्रम में हम इसी टॉपिक पर ख़ास चर्चा करेंगे और इस पर विशेष चर्चा के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है दीपक कुमार को, जो एनवायरनमेंट ऑफिसर हैं पॉलिसी एंड प्लानिंग इन यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो आइए तहे दिल से मिलकर इनका स्वागत करते हैं। बहुत स्वागत, अभिनंदन बिहार बिहार में आपका सर। नमस्कार, धन्यवाद जी सर, आज 28 जुलाई का दिन है और 28 जुलाई को हम हर साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे के रूप में मनाते हैं। हर बार इसे मनाया जाता है एक नई थीम के साथ। तो इस बार का थीम क्या है, ये आपसे जानना चाहेंगे, और इस दिन को मनाने का पर्पस क्या है? जी हाँ, सबसे ज़रूरी है कि जो हर साल थीम होती है वो विशेषकर पूरे साल भर के अवेयरनेस प्रोग्राम को देखते हुए बनाई जाती हैं। तो वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे की भी थीम है इस बार, emphasizes the urgent need for protecting biodiversity, restoring degraded ecosystem and promoting global cooperations to ensure a sustainable future। जब आप देखेंगी इस पूरे थीम को तो तीन बातें बहुत निकल कर के आती हैं। एक, प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी, सेकंड, रिस्टोरिंग डिग्रेडेड इकोसिस्टम, और तीसरा, प्रमोटिंग ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर इंश्योरिंग द सस्टेनेबल फ्यूचर। तो ये तीन बातें हमें एक तरीके से याद दिलाती हैं कि हमें रिस्टोर करना है, रिजिलिएंट बनाना है किसी इकोसिस्टम को, और तीसरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब ये तीन चीज़ें अगर हम ले कर के चलते हैं तो हम अपनी पारिस्थितिकी को, चूँकि आज के दौर में पूरी दुनिया एक ग्लोबलाइज्ड है, वैश्वीकरण है जी। और हर एक देश की अपनी एक क्षमता है। कोई देश विकसित है, कोई विकासशील है, कोई अभी बहुत अविकसित हैं। तो विकसित राष्ट्र विकासशील राष्ट्र की मदद कर रहे हैं, विकासशील राष्ट्र अपने पोटेंशियल्स को लेकर के अविकसित राष्ट्रों की मदद कर रहे हैं। तो इस पूरे म्यूचुअल कोऑपरेशन से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस साल वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे ने भी यही मैसेज दिया है। इसके मनाने का सबसे बड़ा जो मकसद है
कि किस प्रकार से हम पॉलिसी मेकर्स, सिविल सोसाइटीज़, एकेडमिशियंस सब एक जगह पे, और जो हमारी कम्युनिटीज़ है वो एक जगह पे आएँ और एक पूरे प्लान वे में, चूँकि पॉलिसी मेकर्स तो पॉलिसीज़ डिज़ाइन करके हम लोगों को देते हैं जी। लेकिन ग्राउंड पे पहुंचाना, ग्राउंड के लोगों को लोकली इन्वॉल्व कराना, ये बहुत ज़रूरी है। और यही वजह है अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ये एक उसी तरीके का प्रोग्राम है। बिल्कुल सर। जी सर, ऐसा कहते हैं देयर इज़ लाइफ व्हेन देयर इज़ नेचर। जहाँ प्रकृति है वहीं जीवन है, तभी जीवन संभव है। यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को स्वस्थ रखना, स्वच्छ रखना हमारे खुशहाल जीवन जीने के लिए, हमारे विकास के लिए कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? 8 बिलियन की आबादी पूरी दुनिया की, और सब नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर, अपनी प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर सब निर्भर कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ा दबाव हमारी प्राकृतिक संसाधन झेल रही हैं, और उसी के अनुसार हमारी पारिस्थितिकी का संकुचन, पारिस्थितिकी का विखंडन, ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और हम लोगों को शायद आज के विकास के दौर में, इस टेक्नोलॉजी के दौर में, लोगों को ये शायद लगने लगा है कि शायद हम इतने आत्मनिर्भर हो गए हैं कि सब कुछ हम खुद कर सकते हैं। पारिस्थितिकी का ज़्यादा बड़ा रोल है नहीं, क्योंकि उनकी सर्विसेज के लिए उनको पेड नहीं करना पड़ रहा है जी। जो सर्विसेज वो हवा, मिट्टी, पानी, वायु सब दे रही हैं, उसके बारे में चूँकि वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं, तो उनको लगता है कि ये सर्विसेज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जी। तो एक अगर सोच एक सामान्य व्यक्ति से भी अगर सोचें, एक सामान्य जन से भी सोचें, तो हमें लगता है कि प्रकृति के बगैर तो पहला हम तो जी नहीं सकते। लेकिन प्रकृति हमें उन आपदाओं से जो हमने तैयार किया है अपने लिए, हम जो कर रहे हैं उनसे जो आपदा जोखिम हो रहा है, उन आपदाओं से बचाने के लिए भी प्रकृति ही हमें इनडायरेक्टली मदद कर रही हैं। जी। और उस प्रकृति को अगर हम कमज़ोर करते हैं, और कमज़ोर कर भी रहे हैं, तो क्या वो प्रकृति आपको स्वस्थ रख सकेगी? क्या वो प्रकृति आपको फिर से तैयार रखेगी? क्योंकि अभी 2020 में आपने कोरोना जैसी महामारी देखी, जहाँ पे लोगों को लगा कि वो एक जोनेटिक डिजीज़ है, कहीं पे बहुत सारे लोगों को लगा कि नहीं, ये हो सकता है कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, बायोलॉजिकल वेपन्स का किसी देश ने यूज किया हो। अब ये बहुत सारे तर्क चले उस समय, लेकिन एक बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल कर के आया कि हमने अपनी पारिस्थितिकी को मारा है, और उसके मारने में जो चीज़ें हमें निकल कर के आ रही हैं, कोरोना भी उसी तरीके की एक महामारी थी जो बिल्कुल उन पारिस्थितिकी के संकुचन के वजह से, वैसे पारिस्थितिकी के ख़त्म होने के वजह से विकसित हुई थी। तो क्या उसको बचाने के लिए भी हमारी प्रकृति ने ही ज़्यादा वो हमें मदद करी। जी। तो अगर हम प्रकृति को मजबूत रखेंगे और स्वस्थ रखेंगे, तो किसी भी आपदा से लड़ने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं और तैयार हैं। इसीलिए प्रकृति को तो बिल्कुल हमें बचाना ही होएगा। जी सर, बिल्कुल। हम प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका भीषण परिणाम हमें आए दिन देखने को मिलता है, जैसे कि सडन क्लाइमेट चेंज का होना, नेचुरल डिज़ास्टर्स, जो ये नेचुरल कैलामिटीज़ हैं, इनका होना, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज बनकर आज हमारे सामने खड़ा है। क्या सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है इसके लिए, क्या कहेंगे? सबसे जो ज़रूरी हालात हैं आज के दौर में, सरकारें तो बहुत कोशिश कर रही हैं और लोगों को उस प्रकार से जोड़ने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन प्राकृतिक आपदा से ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि जिस प्रकार से हमने अपनी पारिस्थितिकी को ख़त्म किया है, और एक उस दौर से हम लोग चल रहे हैं जहाँ पे प्राकृतिक आपदाओं की इंटेंसिटी खास करके वो काफ़ी बढ़ी हैं, चाहे वो लैंडस्लाइड हो या साइक्लोन हो या अर्थक्वेक हो। और ख़ास करके तब जब चूँकि हमने उस तकनीक को हासिल किया है, उस टेक्नोलॉजी को हासिल किया, जहाँ से हम छोटे मैग्नीट्यूड के भी अर्थक्वेक को अब रेट कर पाते हैं कि हाँ, यहाँ पे अर्थक्वेक आया है या साइक्लोन आने की स्थिति है। तो बहुत सारे डिज़ास्टर्स को हमने एक तरीके से नियंत्रित किया है, ख़ास करके साइक्लोन
जो ट्रेसिंग डिवाइसेज हैं खास करके वो कोस्टल रीजन्स में लगाए गए हैं। तो साइक्लोन के ऊपर खास करके उड़ीसा वगैरह राज्यों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है उसको काउंटर करने के लिए। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो सिविक सोसाइटीज़ का, जी। क्योंकि सबसे अल्टीमेटली जो अफेक्टेड कम्युनिटीज़ है वो वही कम्युनिटीज़ है जो प्रोन है खास करके डिजास्टर को लेकर के। तो उनका किस प्रकार से आज के समय में जो पॉलिसीज एवोल्यूशन हो रहे हैं, जो पॉलिसी फ्रेमवर्क हो रहे हैं, जिसमें लोकल लोगों की सहभागिता खास करके, वैसे जो डिकेड से वो फ्लड, डिकेड से वो लैंडस्लाइड एक थोड़ा मॉडर्न कॉन्सेप्ट आया है हिल्स में खास करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही हैं तो डिफॉरेस्टेशन भी हो रहा है, तो लगातार वो जब रेन होता है तो बहुत वल्नरेबल होता है कि लैंडस्लाइड होएंगे। तो उस प्रकार से वो लोकल कम्युनिटीज़ को उस एरियाज़ को ट्रेस करना, उस एरियाज़ को इंडिकेट करना कि हाँ ये एरिया प्रोन हो सकता है, तो वहाँ हैबिटेशंस को डिस्प्लेस कराना, पहले से ही हटाना वहाँ पर, और इन तमाम चीज़ों को लोकल लोगों को प्रॉम्प्ट बनाना, खास करके जो कम्युनिटी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है लोकल लेवल पे, लोकल पंचायत के लेवल को, अब जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस है वहाँ पे हम आपदा प्रबंधन को ज़्यादा प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, ताकि लोग, सबसे ज़रूरी होता है आपदा के अंदर आपका रिस्पांस टाइम कितना है जी। और अगर हम अपने लोकल गवर्नमेंट के ऊपर, अर्बन म्यूनिसिपल बॉडीज़ के ऊपर या लोकल पंचायत के ऊपर अगर उसको हम स्ट्रेंथन करते हैं कि कोई भी अगर डिजास्टर आती हैं आप पहला रिस्पांस करोगे, उसको इक्विप्ड करते हैं उस तरीके से, तो रिस्पांस टाइम बहुत घट जाता है। पहले है कि हमारा कंट्रोल रूम होगा जिसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसे लेवल के ऑफिसर हैंडल कर रहे होते हैं, तो वहाँ से रिस्पांस टाइम 3-4 दिन का लग जाता है किसी जगह को जाने में। तो अगर उस रिस्पांस टाइम को हम घंटों में कर देते हैं और पंचायत पहले से डिमार्केट कर लेती है कि हमें कहाँ पे लोगों को रिहैब करके ले जाना है, रेस्क्यू करके कहाँ पे हमारा रेस्क्यू कैंप होएगा, सब कुछ पहले से तय होता है, तो इवैक्यूएशन कराने में भी लोगों को आसान होता है वहाँ से लेकर के। तो ये स्थिति है कि हम लोगों को जोड़ रहे हैं, सोसाइटीज़ को जोड़ रहे हैं, और ताकि, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि हम अपने पारिस्थितिकी को संतुलित रखें। पारिस्थितिकी संतुलन बहुत ज़रूरी है। विकास का सरकार ने भी बहुत लिमिटेशन लिया है, क्योंकि आज के दौर में जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, किसी भी प्रोजेक्ट, जो मास्टर प्रोजेक्ट होते हैं, बड़े साइज़ के प्रोजेक्ट होते हैं, उसके पहले सरकार पहले ही पहला जो उसका पहला स्तर है वो है इन्वायरमेंटल नोट देना। सरकार आपके जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उसका क्या आगे 10 साल 15 साल में लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, उसका एक स्टडी किया जाता है, उसके अनुसार इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, वो रिपोर्ट सरकार के पास जाती है, मिनिस्ट्री तब फाइनलाइज करती है प्रोजेक्ट को, तो वो किस प्रकार से हो रहा है, उसकी अकाउंटेबिलिटी किस प्रकार से हो रही है, तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। और इन सब चीज़ों को अगर हम देखते हैं तो बहुत हद तक हम प्राकृतिक आपदाओं को कम करने में, उससे होने वाले असर को कम करने में, इम्पैक्ट को कम करने में हम काफ़ी सफल भी हो रहे हैं और आगे के समय में और सफलता पाएंगे इसके ऊपर। बिल्कुल सर। So important is right action should be taken at the right time. बिल्कुल सर। इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे, दैट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। तो इसे बनाए रखना एग्जिस्टेंस के लिए, जीवन के अस्तित्व के लिए कितना ज़रूरी है? पारिस्थितिकी से ही हम हैं, और जो ये हमारी सोच है कि हमसे ही पारिस्थितिकी है, वो शायद नहीं। राइट। पारिस्थितिकी है, प्रकृति है, तो हम हैं, और चूँकि हम अपने आप को उस प्रकृति के अंदर अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ महसूस करते हैं, सुरक्षित महसूस करते हैं। सही बात। लेकिन अगर आज के दौर में हम जिस प्रकार से अपने खुद ही आप देखेंगी किसी कोई सरकारी रिपोर्ट की भी इसके ऊपर ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर तालाबों की संख्या में कमी आई है, कुओं में कमी आई है, जो जलीय स्रोत हैं, आर्द्रभूमि हैं, उनका उसमें बहुत भारी कमी आई है। तो जो प्रकृति संकुचन हुआ है वो किसी खास पर्पस से नहीं हुआ, कुछ हमारी अज्ञानता की वजह से भी हुआ,
और कुछ आगे चल कर के, चूँकि जब डेवलपमेंट की बात हुई तो शुरुआत में ये भी नहीं लगा कि अगर हम इस तालाब को ख़त्म कर भी देंगे तो क्या होएगा, चूँकि हमने तो ग्राउंड वाटर से पानी निकालना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे जब कोई प्लान आता है तो कभी कभार ऐसे होता है कि हम कोई पॉलिसी ले आए और लेकिन कुछ आगे 5-6 सालों के बाद उस पॉलिसी का अगर कुछ गलत हमें इम्पैक्ट निकलना शुरू होता है, तो उसी में जल का भी था। जल में चूँकि अंडरग्राउंड वाटर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा अपने आप को डिपेंड कर लिए, तो सरफेस वाटर को लगा कि सरफेस वाटर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सतही जल। तो उसको तालाब ख़त्म हुई, कुआँ ख़त्म हुआ, फिर हमने वनों को कम किया। उसके बाद बहुत सारे जो विभिन्न प्रकार के जो पारिस्थितिकी थी उनको हमने अपने आँखों के सामने कम होते देखा। उसका प्रभाव लोगों के ऊपर बहुत जल्दी पड़ा। जो जलवायु परिवर्तन उससे हुए और जो क्लाइमेटिक चेंजेज हुए वो हम लोग समझ भी नहीं पाए। अभी बारिश जब पूरे बारिश का महीना होता है, बारिश नहीं होती, या कुछ घंटों में पूरे महीने भर की बारिश हो जाती है, तो वो देखना। गर्मी का जो आज गर्मी की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा इंटेंस है, झेलना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। ठंडी में पता चला ठंडी बहुत तेज़ हो रही है एकाएक। तो ये जो दुष्प्रभाव हैं, जो इरेटिक वेदर कंडीशंस हैं, वो कहीं ना कहीं हम पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोसिस्टम डिग्रेडेशन के अंदर है। और जो परिस्थिति को हम लोगों ने मार दिया उसको वापस नहीं ला सकते। लेकिन अभी जो बची खुची परिस्थिति हैं, अगर उनको हम फिर से अपने प्रयासों से उसको ज़िंदा करके रखें तो भी हमारे लिए हम हमारी पूरी व्यवस्था के लिए, हमारी पूरी जैव विविधता के लिए वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। और उसका हम बहुत अपने निजी जीवन में और राष्ट्र के जीवन में और राष्ट्र के भविष्य के लिए देखेंगे कि हमें बहुत सस्ती चीज़ों के अंदर, सस्ती दरों के अंदर, क्योंकि पूरे डिजास्टर वगैरह में आप देखती होंगी, आपदा के अंदर देखती होंगी कि बहुत ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट का लगता है। और वो पैसा जाता कहाँ से है? हमारे टैक्स से जाता है। तो जो पैसा लोगों के डेवलपमेंट में होना चाहिए था वो अननेसेसरली उस डिजास्टर में जा रहा है। अगर हम परिस्थितिकी आधारित एक आपदा प्रबंधन का हम अगर कोशिश करते हैं, जहाँ पे लगता है कि इस प्राकृतिक परिस्थितिकी की वजह से इस आपदा को बिल्कुल कम किया जा सकता है, जैसे आर्द्रभूमि होती हैं या मैंग्रोव वगैरह होता है, वो कुछ खास जो जलीय जो आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ हुआ, सुखाड़ हुआ या साइक्लोन हुआ, उसे कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। और अगर हम उनको स्वस्थ रखते हैं तो आने वाला फ्यूचर बहुत हमारा साफ, अच्छा और बहुत हम अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश करेंगे। सर, हम सबको मिलकर एफर्ट करना चाहिए और हम इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। सर, यहाँ पे हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि बायोडाइवर्सिटी, इसका क्या इम्पोर्टेंस है हमारे लाइफ में, इसके इक्विलिब्रियम को, इसके बैलेंस को किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है? जैव विविधता किसी भी पारिस्थितिकी का आधार स्तंभ है, क्योंकि उन्हीं जैव विविधताओं पे हमारी पूरी आहार श्रृंखला टिकी होती हैं। और जो आहार श्रृंखला की जो पिरामिड होती है, अगर उस पिरामिड में कोई भी जगह पे, जैसे कोई घास खाने वाली स्पेसीज है, घास खाने वाली स्पेसीज को कोई मांसाहारी खा रहे हैं, मांसाहारी के ऊपर उनको खाने वाले जो जीव हैं, अगर उसमें किसी भी ट्रॉफिक पे, किसी भी लेवल पे अगर इम्बैलेंस होता है, समझिए अगर घास खाने वाले जीव नहीं रहते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, इंडेंजर्ड हो जाते हैं या एक्सटिंक्ट कर जाते हैं, तो ऊपर वाले स्पेसीज के ऊपर सीधा प्रभाव पड़ेगा। फिर वो खाएंगे क्या? बिल्कुल। तो वो जो असंतुलन होगा, वो असंतुलन कहीं ना कहीं उस पूरे सीरीज के अंदर में प्रभावित करेंगे। और चूँकि मानव हम हैं सबसे टॉप पे, तो हमको लगता है कि हम उन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं होएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म वो भी प्रभावित होंगे। और जो उनकी सोच है कि हम शायद इस पूरे पृथ्वी पर हमेशा रहेंगे, एक्सटिंक्ट नहीं हो सकते, तो वो भी उस पूर्वाग्रह में ना रहें, वो भी एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। तो जैव विविधता का बचाना, पारिस्थितिकी का फिर से रेस्टोरेशन करना, इकोसिस्टम रेस्टोर करना, ये दोनों बड़ी बड़ी लिंक चीज़ें हैं। और सरकार यही वजह है
कि तमाम जीवों का एक आंकड़ा निकालती है कि कौन से जीव एक IUCN करके एक संस्था है, वो IUCN एक रेड डेटा बुक निकालती है। उसमें हर एक स्पेसीज़ की स्थिति के अनुसार कि कौन से स्पेसीज़ अवेलेबल है, कौन से स्पेसीज़ वल्नरेबल है, कौन से स्पेसीज़ इंडेंजर्ड है, कौन से स्पेसीज़ एक्सटिंक्ट कर गई है, तो वो लिस्टिंग हर एक साल उनकी जारी होती है। तो लोगों को पता चलता रहता है कि कैसे कौन जीव उनका वो ये ख़त्म होने के कगार पे है। तो बहुत सारी हमारे पुराने जो खेती होती थी, किसान वगैरह, जहाँ चूहा होता था वहाँ बिल्ली की संख्या बढ़ाते थे, बिल्ली को वो भेजते थे प्रोटेक्शन के लिए। आज भी जो देखते हैं कि बड़ी संख्या में जो पारिस्थितिकी असंतुलन हो रहा है, कहीं पे किसी फॉरेस्ट के आसपास बहुत बड़ा सेटलमेंट, डेंसली पॉपुलेटेड सेटलमेंट है, वहाँ पे बहुत सारे जानवर आ जा रहे हैं, बाईपास कर रहे हैं उनके इकोसिस्टम में। कहीं उनके इकोसिस्टम में टाइगर आ रहा है, एलिफेंट ह्यूमन के बीच में, ह्यूमन एनिमल में एलिफेंट का कॉन्फ्लिक्ट बहुत कॉमन कॉन्फ्लिक्ट है आज के दौर में। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं, वजह यही है कि हमारा असंतुलन कहीं ना कहीं परिस्थितिकी के साथ हुआ है, और वो चीज़ें उस जैव विविधता की तरफ इंगित करती हैं। अगर वो जैव विविधता संतुलित रहेंगी तो उस प्रकार के ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को हमको देखने को नहीं मिलेगा। वो भी अपने रिजीम में खुश रहेंगे और हम अपनी बाउंड्री के अंदर खुश रहेंगे। कहने का मतलब ये एक चेन है जिसमें सब इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे से। बिल्कुल सर, डिफॉरेस्टेशन की भी बात ज़रूर करेंगे क्योंकि एक बहुत अहम और बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है हम सभी के लिए, अर्बनाइजेशन। तो ये जो चीज़ें हैं वो हमारे लिए तो ख़तरनाक है ही हैं, साथ ही हज़ारों लाखों जीव जंतु जो पृथ्वी पर रह रहे हैं उनके लिए भी उतना ही डेंजरस है, ख़ास करके वो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इंडेंजर स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के कागार पर पहुंच गए हैं। तो ऐसा क्या करने की ज़रूरत है, इसे हम कैसे बचा सकते हैं, किस तरीके से रोक सकते हैं? जी हाँ, डिफॉरेस्टेशन आज के समय में, चूँकि एक शुरुआत में ही कहा मैंने कि एक बड़ी आबादी का दबाव हमारे पर जो प्राकृतिक जो संसाधनें हैं वो झेल रही हैं, और उसमें वन सबसे प्राइम विक्टिम है पूरे डेवलपमेंट के मॉडल का या प्रारूप का। तो जो फॉरेस्ट का फ्रेगमेंटेशन होता है, अब क्योंकि डिफॉरेस्टेशन होता है, कहीं फॉरेस्ट के एक डेंस एरियाज़ को काटा जाता है तो उससे एक गैप बन जाता है, उसकी डेंसिटी कम जाती हैं। तो डेंसिटी कम होने से आपको नहीं लगता कि क्या हुआ होगा, लेकिन चूँकि वहाँ पर के जो बायोडाइवर्सिटीज़ थी, जो अपने अपने रेजीम में थे, जिनका वो अपना हैबिटेट ख़त्म हुआ, वो भाग के जंगल के दूसरे जगहों पे जाएंगे। तो जीवों का जो बाईपासिंग होता था, जीव जो एक जगह से दूसरे जगह पे उनका जो मूवमेंट होता था वो प्रभावित होता है। और जब भी जीवों का एक्सटिंक्शन होता है तो एक जीव ही नहीं ख़त्म होता, उसका एक जेनेटिक्स ख़त्म हो जाता है जी। एक जो जेनेटिक रिजर्व है उनका वो ख़त्म हो जाता है। तो एक जीव का ख़त्म होना तो समझ में आता है, लेकिन अगर उनका पूरा जेनेटिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ख़त्म होता है तो हम उसके आधार पे ये तय करते हैं कि एक बहुत बड़ा संकट हम उस तरफ जाते हैं कि हम उस तरफ एक बड़े संकट के लिए तैयार रहना पड़ेगा और संकट को झेलना भी पड़ेगा। बहुत सा जगहों पे ये देखा गया कि पहले भी ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की हमने बात करी, ये डिफॉरेस्टेशन भी एक बहुत बड़ा मेजर है कि चूँकि वहाँ उनको फूड की कमी हो जाएगी, डिफॉरेस्टेशन होएगा तो फूड की कमी हो जाएगी, इकोसिस्टम श्रिंक करेगा, तो जाहिर सी बात है वो भाग करके नॉर्मल सेटलमेंट, सिविल सेटलमेंट की ओर आएंगे और ह्यूमन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ेगा। तो ये चीज़ें सबको समझ में है। और अर्बनाइजेशन आज के दौर में बहुत से जगहों के लिए अर्बनाइजेशन एक कॉन्सेप्ट ऐसा है, क्योंकि हमारे लिए अर्बनाइजेशन एक नया कॉन्सेप्ट है। पोस्ट जो एक तरीके से जो ब्रिटिश डेवलपमेंट है, पोस्ट कॉलोनियल जो डेवलपमेंट है, अंग्रेज़ों के जाने के बाद हमने अर्बनाइजेशन को उस तरीके से सोचा जी। क्योंकि हमारा अर्बनाइजेशन दूसरे तरीके का हुआ करता था। आज जो अर्बनाइजेशन है हमने उस वेस्टर्न मॉडल को एडॉप्ट किया है,
तो उस वेस्टर्न में मॉडल में कहीं ना कहीं हम उस तरीके से नहीं अपने आप को फिक्स कर पा रहे हैं, क्योंकि जहाँ से हमने अडॉप्ट किया वहाँ की जनसंख्या बहुत कम है और हमारे यहाँ अर्बन डेंसिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो उस स्थिति में हम उस रिसोर्सेज को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश बहुत कर रहे हैं कि हम अर्बन प्रेशर्स जो डेंसिटी है पॉपुलेशन की उसको कम किया जाए, उसको स्कैटर्ड किया जाए। जो फ्रिंज जोन है, शहर के आसपास के जो गांव हैं, जो फ्रिंज एरियाज है, वहाँ पे उसको ट्रांसफ़र किया जाए उस लोड को, पॉपुलेशन लोड को। तो उस मास्टर प्लान के अंदर काम तो होता है, लेकिन फॉरेस्ट का डिफॉरेस्टेशन आज के दौर में जितनी भी गवर्नमेंट है सब इसी ओर काम कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम फॉरेस्ट कवर को बढ़ाएं, अर्बन फॉरेस्टेशंस को बढ़ावा दें, अर्बन ग्रीनरीज़ को बढ़ावा दें। अब चूँकि स्पेसेस नहीं है तो लोग बोल रहे हैं कि अब रूफटॉप पे अपना वो कुछ कीजिए, बालकनी के अंदर कुछ कीजिए, मगर कुछ ग्रीनरी आप अपने आसपास रखिए, क्योंकि ग्रीनरी केवल उस चीज़ को नहीं देता, आपको एक पॉजिटिव एनर्जी ही नहीं देती, आपको जीने का एक माध्यम देती है। जब आप बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बहुत डिप्रेशन में होते हैं, तो आपको ये पेड़ पौधे आपको इतनी एनर्जी देंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये एनर्जी हमें आ कहाँ से रही है, लेकिन वो एनर्जी उन पेड़ पौधों से आ रही हैं। और अगर आप इस कंक्रीट फॉरेस्ट के अंदर रह रहे हैं और कहीं भी एक पेड़ नज़र आ जाता है आपको, तो आपकी खुशी बहुत अलग तरह की खुशी होती है, जहाँ पे कहीं कोई पेड़ नहीं है। तो इस प्रकार से डिफॉरेस्टेशन के जगह पे गवर्नमेंट धीरे धीरे करके, चूँकि फॉरेस्ट हम बना नहीं सकते, तो कोशिश की जा रही है कि कम से कम, अगर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी भी है तो कम से कम पौधों को काटा जाए, कम से कम प्रेशर डाला जाए किसी इकोसिस्टम के ऊपर में, या उसके लिए हम उसके एवज में कहीं पे प्लांटेशन डेवलप करें, कहीं नया प्लांट, नया एक रेजीम बनाएं, एक ग्रीन रेजीम बनाएं, जहाँ पे हम रोड के किनारे प्लांटेशन कर रहे हैं, शहरों के में प्लांटेशन कर रहे हैं, गांव में प्लांटेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो आज उस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो है कि ग्रीन कवर को हमें बढ़ाया जाए, 33% का जो ग्रीन कवर है उसको अचीव किया जाए। जी बिल्कुल सर। जी सर, ये डिफॉरेस्टेशन एक यहाँ पे ये भी कारण बनता है कि जो पानी होता है, जो जल होता है, वो भी ठहर नहीं पाता। जैसे कि बारिश का मौसम अभी है तो हम देखते हैं कि वाटर बॉडीज़ जो हैं, पॉन्ड, रिवर्स, ये सब जो हैं, ये सारे ओवर फ्लडेड हो जाते हैं। और यहीं दूसरी तरफ ये भी देखते हैं कि जब बारिश का महीना, मौसम ख़त्म हो जाता है तो वाटर का, ग्राउंड वाटर लेवल वापस से फिर बहुत नीचे चला जाता है। तो ये भी एक परेशानी का सबब बनता है। तो सर, इससे निदान कैसे पा सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है? बिल्कुल, जैसे जो हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम थे वाटर कंजर्वेशन के, जो हम लोगों का डिपेंडेंस था अपने सरफेस वाटर के ऊपर, सतही जल के ऊपर, तो सतही जल के ऊपर जो डिपेंडेंस था उसमें हमें सबसे ज़रूरी था कि हम अपने तालाबों को कैसे संरक्षित रखें, कैसे स्वस्थ रखें। हर एक गांव में 3-3, 4-4 तालाबें बड़े बड़े अच्छे डिज़ाइन में होती थी, सेंटर में, केंद्र में होती थी, हर एक दिशाओं में, चारों दिशाओं में होती हैं। तो 5-6 तालाब हर एक गाँव में आपको मिल जाते थे पहले। तो इसीलिए तालाब बनाया जाता था कि बाढ़ का पानी जब आएगा, जब नदियाँ, ऑब्वियस है, ये बहुत नेचुरल है कि नदियाँ ओवरफ्लो करेंगी जी। जब बारिश होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी, तो नदियाँ ओवरफ्लो करके फ्लड आना, और फ्लड आना एक बहुत हेल्दी साइन है, क्योंकि फ्लड हर एक साल अपने साथ फर्टाइल सॉइल के लेकर के आती हैं और आपके एग्रीकल्चर और प्रोडक्शन को, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती हैं, आपके इकोनॉमी में एक मेजर रोल प्ले करती हैं। तो उस समय जब आता था तो उनके पास इतने वाटर बॉडीज़ होती थी कि उन जो ओवरफ्लो वाटर होता था वो उसको सिंक करने का माध्यम होता था, स्टोर करने का एक माध्यम होता था। और पहले जो बाढ़ आती थी वो इमिडिएटली 1 सप्ताह 2 सप्ताह के अंदर में वो रिसीड कर जाती थी, वापस चली जाती थी आज के चैनल में। आज के दौर में क्या हुआ कि वो तालाब कहीं ना कहीं ख़त्म हुए, कुआं ख़त्म हुआ, कनाल ख़त्म हुआ। तो उससे क्या स्थितियाँ हुई कि जब बाढ़ वगैरह का पानी आता है तो एक ऐसी वाटर लॉक्ड स्थिति बन जाती है जो महीनों बनी रहती हैं, महीनों वो पानी जमा हुआ है, वो पानी निकल नहीं पा रहा है। तो अब फिर से सरकार
उसी तरफ जा रही हैं कि हम पॉन्ड रिजुवेनेशन करना है, नए पॉन्ड बनाना है, लोगों को सब्सिडी देनी है पॉन्ड बनाने में। तो फिर से हम सरफेस वाटर को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। और ग्राउंड वाटर रिचार्ज के लिए घरों के अंदर, जब चूँकि स्पेस शहरों के अंदर नहीं है, तो आप अपने रूफ टॉप वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जाइए, वहाँ से आप अच्छे पोटेंशियल में, लगभग 80 to 90% पोटेंशियल में आप ग्राउंड वाटर रिचार्ज कर सकते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जरिए। तो वो चीज़ें बहुत प्राइम लेवल पे सरकार काम कर रही है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज के ऊपर भी काम कर रही हैं और सरफेस वाटर को फिर से रिस्टोर करने के ऊपर भी काम कर रही हैं। बिल्कुल सर, ये बहुत बड़ा कदम और बहुत ज़रूरी कदम भी। अब सर आगे बढ़ना चाहेंगे। अब पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि जिस तरह से प्रकृति ने अपना रूप बदला है, इसके पीछे कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्शंस भी इन्वॉल्व हैं। जैसे कि छुट्टियों में बाहर घूमने जाते हैं लोग, तो हिल स्टेशन की ही बात कर ले तो सर वहाँ पे लिटर्स फैलाना, गंदगी, या फिर समुद्र में भी एक्वाटिक एनिमल्स, मरीन एनिमल्स जो होते हैं, गंदगी की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, बहुत हार्मफुल है जो ये। तो हम किस तरह से, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीज़ों को रोकने के लिए, कंट्रोल करने के लिए? जी हाँ, इको टूरिज़्म आज के दौर का एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिसोर्स है। और आज के जो नेशनल जीडीपी हैं उसमें टूरिज़्म का एक बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड हैं और टूरिज़्म उनका एक प्राइम फोकस है इकोनॉमी जनरेशन के लिए और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो आज के दौर में जब लोग जा रहे हैं, सूचनाएं उपलब्ध हैं, ऐसी बात नहीं है कि सूचनाएं अब नहीं हैं, हर एक को अपनी सूचनाएं पता है, जहाँ पे जा रहे हैं इन्फॉर्मेशन बहुत इजीली एक्सेसिबल है। तो लोगों को ये जानकारी रखनी चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे जा रहे हैं उनको बहुत अच्छा लग रहा है तभी उस जगह पे जा रहे हैं। तो लोगों की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जहाँ पे हम जा रहे हैं तो कम से कम उस जगह को बिल्कुल स्वस्थ रखें और उस जगह के बारे में जानें। और अगर नहीं भी जानते हैं तो वहाँ पे कुछ, अब बहुत से जगहों पे लोकल जो बॉडीज़ हैं वो इस तरीके के ग्रुप टास्क फोर्स बना रखे हैं कि जो इको टूरिस्ट आएंगे उनसे चार्ज लिया जाएगा। जैसे बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लोकल केवल उसके प्रबंधन के लिए 50 से 60 रुपये हर एक टूरिस्ट से लेते हैं। आप मेघालय जाएं, मेघालय में एक बहुत क्लीनेस्ट विलेज होता है, मावलीनोंग नाम है, एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है। डॉकी है जहाँ पे आप बहुत फ़ोटो देखी होंगी उस उमगोट रिवर का, जहाँ पे वाटर बिल्कुल इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो नीचे तक, बिल्कुल आप बोट पे रहेंगी तो आपका बोट बिल्कुल नीचे तक ऐसा लगेगा कि इतना वाटर ट्रांसपेरेंट है। तो उन सब जगहों पे जाने के लिए जब पहले लोग जाते थे तो उनको टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहाँ पे जाने पे 50-60 रुपये का वो टैक्स लेते हैं ताकि जो लोग कचरा फैलाएंगे आने के बाद उनको वो साफ़ कर सके। लेकिन लोगों से कोशिश की जाती है, अपील की जाती है कि एक सिविक इको टूरिज्म रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक सिविक सेंस होना चाहिए, एक एटिक्वेट्स होना चाहिए कि हम जब घूमने कहीं जा रहे हैं तो उसको गंदा ना करें। और 2016 के बाद इस तरीके की चीज़ें लोगों के समझ में आनी शुरू हो गई हैं कि हमें स्वच्छता एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत ऐसे भी स्वच्छ रहना एक बहुत ज़रूरी आदतें हैं हमारी। बिल्कुल सर। तो ये तो आदत हमारी है। और दूसरा कि हम आजकल देख रहे हैं कि स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर गंगा के किनारे जो रहने वाले शहर हैं और ख़ास करके जो घाट है उनको भी हम उनको अवार्ड दे रहे हैं, उनकी रैंकिंग बना रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट की रैंकिंग बन रही है बहुत से जगहों पे। तो उसमें सब एक चैलेंज भी है कि सामने के जो लोग इको टूरिस्ट आएंगे उनको किस प्रकार से हम अवेयर करें, किस प्रकार से जो टूरिस्ट गाइड हैं वो हमें कहें कि भाई जगह जगह पे डस्टबिन रखा हुआ है, आप अगर उसका उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं, तो फिर वहाँ पे खुद वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि अरे हम क्या कर रहे हैं, फिर से उठा करके वो वहाँ पे रखते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है और ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, सब मिल के अगर हम बिल्कुल बिल्कुल तो ये बिल्कुल खास करके स्कूलों की, कॉलेजों की, विद्यालयों की, उनकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर बच्चों को पता होगा तो वो अपने गार्जियन को कहीं कभी कुछ फेंकने नहीं देंगे, वो खुद ही उठा करके डाल देंगे। जी। सर हम बिहार की भी थोड़ा बात ज़रूर करना चाहेंगे यहाँ पर कि यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो काफ़ी रिच है और यहाँ के वनों के बारे में भी कि उसे भी हम प्रोटेक्ट करने के लिए और कंजर्व करने के लिए, उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए, इकोसिस्टम को क्या किए जाने की ज़रूरत है? जी हाँ, बिहार सरकार की 2019-18 के बाद
एक बहुत मारक पॉलिसी लेकर के आई थी, जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की एक बड़ी मारक पॉलिसी है और दूसरे राज्यों ने भी इसको बहुत फॉलो किया है। और उसके अंदर तालाबों को पुनर्जीवित करना, उसके अंदर वन क्षेत्र को बढ़ाना, और उसके साथ में एक और नेशनल बायोडाइवर्सिटी बोर्ड है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड, उसने ये किया कि अगर हम उसमें पंचायतों को इन्वॉल्व करें, ग्राम पंचायत को, नगर पालिका को, तो बिहार के अंदर लगभग 8,885 ऐसे लोकल बॉडीज़ हैं जहाँ पे बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाई गई हैं। बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ अभी लगभग 8,885 में लगभग 8,870 के आसपास, 8,890 के आसपास वो चीज़ें बनी हैं। 8,790 इस प्रकार के लोकल बॉडीज़ के अंदर बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ बनी हैं। ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज़ करती क्या हैं? ये बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी 7 लोगों का एक लोकल बॉडीज़ के अंदर जो चुन करके ग्राम पंचायत ग्राम सभा में आते हैं या जो नगर पालिका में चुन करके आते हैं। अभी लगभग 72 नगर पालिका में बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी काम कर रही है। तो वो क्या करते हैं कि जो गांव में, चूँकि गांव के लोगों को पता होता है कि ये घास मेडिसिनल है, ये जीव हमारे गांव में पाया जाता है, लेकिन उनको परफेक्ट आइडिया नहीं होता कि इनका जूलॉजिकल नेम क्या है या बॉटनिकल नेम क्या है, तो उनका नोमेनक्लेचर पता नहीं होता। तो वो उसका एक लिस्ट बनाते हैं, उसको पीपल्स बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। तो एक पीवीआर लिस्ट बनती है, वो जाती है डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के जरिए स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड के पास। वो वहाँ पर उसको देखते हैं कि अच्छा हाँ ये उसका मेडिसिनल वैल्यू है, इसका बॉटनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम ये है। वो एक लिस्टिंग बनाएंगे, तो उससे क्या होगा, एक बायोडाइवर्सिटी का डेटा बुक बन जाएगा उससे पूरे राज्यों के अंदर। ये सब राज्यों के अंदर प्रभावी है। तो सर हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है यहाँ पे। सर हम ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि हमने पोल्यूशन की बात की, हमने नेचुरल डिज़ास्टर, फ्लड मैनेजमेंट, इकोसिस्टम, इन चीज़ों की हमने बात की सर। तो सर ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे कि प्रकृति और प्रकृति तो ये दोनों एक साथ कैसे हम लेकर चल सकते हैं? क्योंकि सर अगर हमारा पर्यावरण, अगर हमारी प्रकृति स्वस्थ है, स्वच्छ है, तो हम आगे बढ़ सकते हैं, एक स्वस्थ समाज का हम निर्माण कर सकते हैं। क्या कहेंगे इस पर? बहुत वाजिब सवाल है। और ये प्रकृति ने हमें तमाम रास्ते अपनी प्रगति के दिए हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। कॉन्फ्लिक्ट है वहाँ पे जहाँ पे हमारी लालच है, हमारी ग्रीड है। हम प्रकृति से केवल लेना चाह रहे हैं, प्रकृति को कुछ देने वापस रिटर्न में कुछ नहीं देना चाह रहे हैं। उनकी सेवाओं को हम समझ नहीं पा रहे हैं। वो उनको लगता है कि जो सांस हम ले रहे हैं, जो पानी ले रहे हैं, जो मिट्टी है, वो तो पता है उनको कि ये हम प्रकृति से ले रहे हैं, लेकिन वो हमें आपदाओं से बचाती हैं। इनडायरेक्टली जो हमें सेवाएँ देती हैं उसके बारे में उन लोगों को पता नहीं है। जो एयर पोल्यूशन है उससे हमें बचाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को सिंक करती हैं, वो सेक्वेस्टर करती हैं, स्टोर करती है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो प्रकृति है वो हमें संरक्षित करती हैं, विकास हमें एक जीने का रास्ता देता है, और उसी रास्ते को तलाशना, उस प्रकृति को बचा करके सरकार की भी यही कोशिश है कि जो लोग लोकल बॉडीज़ हैं, जो यहाँ के लोग हैं, वो बहुत सक्षम हैं और उसी को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। प्रकृति और प्रकृति में समन्वय है, और उस समन्वय को अगर बना के रखेंगे तो हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। बिल्कुल सर, हमारा भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ये हम सब की जिम्मेदारी है कि अपनी प्रकृति को सहेज कर रखें, संजो कर रखें अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए। सर आप कार्यक्रम में आए, तमाम इन्फॉर्मेटिव बातें आपने हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, पूरा आशा है आज का जो ये कार्यक्रम है आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा। इसके लिए आपके फीडबैक्स जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप हमें ख़त ज़रूर लिखें। हमारा पता नोट करें। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है directorddkpatna@gmail.com। इसी के साथ घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है कार्यक्रम की समाप्ति का। अब मुझे इजाज़त दीजिए, कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।